हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम, बेसिकली यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और साइंस के ये जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, यानी जितने न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में मैं कराऊंगा उन्हीं न्यूमेरिकल से आपके 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, उसमें यही न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हर एक न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इस लेक्चर को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, क्या है कि 60 यानी 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन चलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले P जो दिया गया है वो P दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है 60 वाट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ें दी गई होंगी उनको नोट कर लेंगे। तो P कितना है 60 वाट। उसके बाद में T कितना दिया गया है, तो T दिया गया है 10 घंटे, 10 घंटे यानी 10 आवर्स। और दिनों की बात करते हैं तो कितने दिन तक काम करेगा, तो दिन दिए गए हैं 30। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब हमें ऊर्जा व्यय निकालना है, तो व्यय ऊर्जा बराबर होता है बेटा, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। व्यय ऊर्जा ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कुल वाट। तो कुल वाट कितने दिए गए हैं 60, कुल वाट रख देंगे इनटू, ठीक है, कुल कितने घंटे, तो 10 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन प्रतिदिन, तो टोटल दिन कितने दिए गए 30। अपॉन में क्या करेंगे हम 1000 कर देंगे बेटा, 1000 कर दिया। अब हम यहाँ से जीरो को कैंसिलेट कर देंगे तो 3 जीरो ऊपर कट गए। तो टोटल यहाँ पर ऊर्जा व्यय कितनी हुई, यहाँ पर 18 किलोवाट घंटा। ठीक है, घंटा आ गया। ठीक है, और हमें बेटा पता है क्या कि 1 किलोवाट कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बेटा 3.6 गुणित 10 की पावर 6 जूल होता है, ये पता है आपको। तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी, तो व्यय ऊर्जा बराबर कितनी ऊर्जा होगी, तो 18 गुणित 3.6 गुणित 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, जब इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6.48 गुणित 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा क्या होगी, इसमें व्यय होगी। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। सेकंड क्या दिया गया बेटा, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। तो कितने जल सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया गया है V कितना दिया गया है 250 वोल्ट। वोल्ट कितना है 250 वोल्ट दिया गया है। धारा यानी I बराबर की बात करेंगे तो I दिया गया है 5 एम्पियर। ये देखो यहाँ पर दिया गया, पहले जो चीज़ें दी जाती हैं उनको नोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सामर्थ्य की बात करते हैं। तो एक बल्ब की सामर्थ्य, तो एक बल्ब की सामर्थ्य कितना है 25 वाट। भाई एक बल्ब की जो सामर्थ्य दी गई है वो 25 वाट है। तो हमने माना कि परिपथ में कुल कितने बल्ब लगे हैं, n बल्ब लगे हैं। तो n बल्ब की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, तो सामर्थ्य को हम लोग पता है P से, तो P बराबर 25 और गुणा n करेंगे तो 25n आ जाएगा। इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, सूत्र आपको पता है P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर VI।
है ना, ये पता है। तो देखो P की वैल्यू कितनी है 25 N, और हमें V कितना दिया गया, तो V दिया गया 250 वोल्ट, 250 है, इंटू धारा की बात करते हैं तो 5 एम्पियर की धारा है। ठीक है, तो देखो 25 से ये 25 कैंसिलेट हो गया, समझ रहे हो ना, ये कैंसिलेट हो गया। तो N बराबर क्या हो गया, एक तो ये यहाँ पर 10 बचेगा, तो 10 बचे 50, यानी 50 बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब जलेंगे, तो 50 बल्ब को हम जला सकते हैं। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। किस पर चलेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 पर। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट 200 वोल्ट लिखा है। देखो एक विद्युत बल्ब है जिस पर लिखा होगा, आपने पुराने बल्बों में देखा होगा कि उस पर वाट और वोल्ट लिखा होता है, तो उस पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत का बल्ब फ्यूज ना हो, यानी कितनी धारा प्रवाहित करें ताकि बल्ब फ्यूज ना हो, तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रश्न में जो जो चीज़ें दी जाएंगी हमें उनको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें P बराबर कितना दिया गया बेटा, 100 वाट, ये नोट कर लिया। V बराबर कितना दिया गया है, तो V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है, और धारा हमें निकालना है, धारा निकालना है, और क्या निकालना है, साथ ही साथ हमें R भी इसमें निकालना है, ठीक है, R भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P बराबर VI से, P बराबर VI से, P बराबर VI से, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा P अपॉन V हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ P की वैल्यू कितनी है 100 और V की वैल्यू कितनी है 200, तो हम कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, ये आ जाएगा। पहला आंसर हमें मिल गया बेटा। दूसरा देखो हम बात करते हैं प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। तो देखो V कितना दिया गया 200, तो स्क्वायर है इसलिए हम V को 2 बार लिख देंगे, 200 गुणित 200 लिख देंगे, और P कितना दिया गया 100, P कितना 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिलेट हो गए, 2 दूनी 4 और 2 जीरो बटे, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध आ जाएगा वो 4 ओम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बेटा। इसमें दिया गया है कि 2 बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया, सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो P1 बराबर कितना दिया गया है, P1 बराबर 100 वाट, ठीक है, और P2 बराबर कितना दिया गया है, P2 बराबर भाई दिया गया है 60 वाट, यही तो दिया गया है 60 वाट। और V जो दिया गया है भाई देखो V 220 वोल्ट है दोनों के लिए, तो V बराबर 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक। हमें निकालना क्या बेटा, हमें सबसे पहले I निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, I निकालना है। तो देखो P बराबर क्या होता है, P बराबर सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होता है पहले वाले के लिए, देखो हम इसके लिए लगा लेंगे, तो इसके लिए प्रतिरोध निकालना है, तो R1 बराबर क्या निकालेंगे, V स्क्वायर अपॉन P1। इससे देखो V कितना है 220 गुणित 220 और P कितना है 100, तो R1 निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, और 22 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो ये होता है 484 ओम, ये R1 निकल आया। इसी तरीके से R2 निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, इसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर V का वैल्यू जैसे आपको पता है 22 गुणित 220
इंटू 220 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो P2 दिया गया है वो 60 दिया गया है, 60 रखेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, ये यहाँ 11 आ जाएगा। 22 और 11 का गुणा कर लो, तो 22 और 11 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो 2 4 2 2 4 2 अपॉन में 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको 3 8 जा, है ना, मतलब ये आ जाएगा 806 पॉइंट समथिंग में आएगा, 67 इतना आ जाएगा। एक तो ये निकल आया, R2 निकल आया, ठीक है, R1 निकल आया, R2 निकल आया, ये चीज़ें पता हो गई। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, समांतर क्रम में दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में यहाँ पर निकालेंगे। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1/R1 की 484, ठीक है, प्लस 1/R2 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 806.67, ठीक, ये समझ गए होंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये 1/R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 806.67 प्लस 484 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, 484 इंटू ये प्लस है ना, 8 इंटू 806.67 इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अब आप इसको पलट लेंगे तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसको पलट लेंगे तो ये देखो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे है केवल, क्योंकि ये 1/, के फॉर्म में है। तो हम R के फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 484 इंटू 806.67, ठीक, यहाँ तक हो गया। और यहाँ नीचे क्या रखेंगे, 806.67 प्लस 484 और बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा 302.5 ओम, ये इतनी R की वैल्यू निकलेगी, ठीक, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, भाई ओम के नियम से हो जाएगा। तो I निकालना है, V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट और R कितना है 302.5 और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.73 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका एक छोटा सा मैं तो आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, I इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना, और अपॉन में V हो जाएगी, ठीक। तो P1 P2 कितना है, 100 प्लस 60 अपॉन में 220, ठीक है, 160/220 और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.73 एम्पियर। तो इस तरीके से छोटा बिल्कुल तरीका था ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है, ये एकदम छोटा तरीका था। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक विद्युत हीटर, है ना, एक विद्युत हीटर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाए जाने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया गया है P बराबर हमें दिया गया है 1.5 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट को वाट में बनाओगे तो बेटा यहाँ पर 1.5 और इसमें क्या करोगे 1000 से गुणा कर दोगे, तो 1000 से गुणा कर दोगे, है ना, तो ये आ जाएगा। चलो ऐसे ही रख लो, ऐसे ही रख लो, चाहे इसमें ये हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ये 1500 आ जाएगा, 1500 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1500 वाट आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं तो बेटा इसमें टी कितना दिया गया 10 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड में बात करो तो 10 × 60। ठीक है, और हमें क्या करना है यहाँ पर H फाइंड करना है। ठीक है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है बेटा, हम बता दें H बराबर VIT। ठीक है, VIT। ठीक है, या फिर हम PT कर सकते हैं, है ना, P बराबर VI होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है VI होता है। हमें पता है कि P बराबर होता है VI, तो VI की जगह हम क्या रख सकते हैं P, तो H बराबर हम ये भी रख सकते हैं P × T। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालने हैं उत्पन्न ऊष्मा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने 1500 वाट P की वैल्यू निकाली थी, गुणित टाइम निकाला था हमने कितना, टाइम हो जाएगा कितना 10, यानी सेकंड में हो गया था, तो 10 यानी 600 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, 10 छक्का 10 और 60 का गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा, तो यहाँ 600 रख दिया। ठीक है, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा H बराबर 90 और 2 4, 0 और लगा देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं H बराबर 9 × 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 1 2 3 4 5 जूल, ये तो आ गया जूल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैलोरी में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 9 × 10 की पावर 5 को 4.2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2.1 × 10 की पावर 5 कैलोरी। ठीक है, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमें क्या बताना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा। ये जो प्रश्न है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा गया है बेटा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, है ना। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि क्या कि 1 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं, एक ये दोनों किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम इसको R1 बराबर क्या करेंगे, R1 = 1 ओम ये प्लस 1 ओम ये, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक, और 2 ओम के 2 प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/R2 बराबर ये और ये समांतर क्रम में है, तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, एक ऊपर ऐड हो जाएगा, 2 काट दो तो कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, 1 ओम आ गया। ठीक है, अब हमसे देखो ये हो गया। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मतलब होगा R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 1 R1 + R2, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 ओम प्लस 1 ओम, तो कुल तुल्य प्रतिरोध आ गया बेटा यहाँ 3 ओम। कितना आ गया बेटा, यहाँ पर कुल तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आया यहाँ पर 3 आ गया। अब परिपथ में धारा बतानी है। ठीक है, परिपथ में हमें क्या बतानी है, धारा। तो V = क्या होता है, IR। ठीक है, V कितना दिया गया है,
तो V दिया गया है 3, I निकालना है, R कितना है 3 ओम दिया गया है, तो 3/3 इक्वल टू I, कट जाएगा तो I इक्वल टू बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ये धारा आ गई। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, आसान है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप देख करके तैयार करके आप आराम से पेपर में जाइएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक संलग्न चित्र बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, चित्र बना हुआ है ना। इस चित्र को देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे और इसमें समझेंगे कि ये 4 ओम के 2 प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका R1 निकालेंगे, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/R1 इक्वल टू, ये दोनों समांतर में तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 2/4, एलसीएम ले लेंगे 4, यानी 1/2 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम आ गया, ठीक है। अब A तथा B के बीच में कुल प्रतिरोध, A से B के बीच में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे यहाँ पर हम, कुल प्रतिरोध कितना है भाई, ये वाला निकल के आया कितना 2 ओम, और आगे यहाँ पर देखो कितना जुड़ा है 4 ओम, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो R बराबर ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम बराबर टोटल 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 ओम हो गया। इसमें कोई शक, बताओ भाई, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकल के आ गया, ठीक है। परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम। धारा, तो धारा बताना है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमें, धारा V इक्वल टू आई आर, धारा क्या है V इक्वल टू आई आर। और यहाँ पर विभवांतर कितना है 6 वोल्ट, तो 6 रख देंगे, I रख देंगे, और R की वैल्यू कितनी निकल गई 6, तो ये 6/6 आ जाएगा, बराबर में I आ जाएगा, कट गया, तो I बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। I बराबर धारा निकल के आ गई 1 एम्पियर, ठीक। और A और C बिंदुओं के बीच में, A देखो जैसा कि डायग्राम में दिखा है, A और C के बीच का विभवांतर निकालना है। तो A और C के बीच का विभवांतर निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं विभवांतर। तो देखो यहाँ पर निकालेंगे, थर्ड नंबर डाल लेंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, विभवांतर निकालना है। तो V बराबर I कितना दिया 1, और A और C के बीच का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो विभवांतर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इस तरीके से हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। कोई 1.5 मीटर लंबा तार है, उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा है। तो इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इस तार पर लगने वाले लंबवत बल की गणना करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर L की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। और I की बात करते हैं, तो यहाँ पर I दिया गया है 0.5 एम्पियर, ये I की वैल्यू है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर B की बात करेंगे, तो जो B दिया गया है वो दिया गया है 3.0 है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कितनी 90 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, F बताना है, ठीक है।
एफ बताना है, ठीक है। उसके लंबवत रखा है इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला एफ बराबर होता है BIL साइन थीटा से। तो B की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू एम्पियर की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। और यहाँ पर देखो L कितना दिया गया है तो 1.5 मीटर इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 0.5 इंटू 1.5 होगा ये इंटू 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट, भाई 5 3 जा 15, 5 या 15, 15 15 225 होता है। तो आ जाएगा 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा 2.5 न्यूटन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक है इसी तरीके से ये भी। अच्छा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और ये मतलब समझ लो लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया कि 1 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, F बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल में B की वैल्यू कितनी दी गई है, तो B दिया गया है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू धारा कितने एम्पियर की है, तो 2 एम्पियर की धारा दी गई है। L की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा है तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 25 दूना 50, ये 5.0 हो गया इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इससे ये काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 न्यूटन। तो F बराबर कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन, और यही इस क्वेश्चन का राइट। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको जरूर। सारे क्वेश्चन देखो, ये इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो 100% सारे क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे U की वैल्यू हो जाएगा -36 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, तो यहाँ पर V की वैल्यू दी जाएगी कितनी -36, वो भी हो जाएगी सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे F पूछा है, फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता, हमें 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम सूत्र का यूज़ करेंगे, एक 1/F = हो जाएगा 1/V + 1/U, ठीक है। तो 1/F = क्या हो जाएगा, माइनस का 1/36 प्लस का, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/36, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे। देखो भाई, 1/F = क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 में एलसीएम 36 मिल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/36 यानी 1/18, माइनस का 1/18 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर कितना आ गया,
माइनस का 18 आ गया, फोकस दूरी इतनी सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर मैं बता दूँ, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का v अपॉन u बेटा। ठीक है, तो आपको पता है माइनस का v कितना है 36, u कितना है 36। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। फिर क्या है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि u की वैल्यू दी गई है माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी बताना है, मतलब v बराबर हमें निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला बताया, आपको पता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/f इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा f दिया गया है तो चलो f की वैल्यू रखो, यहाँ पर इधर ही रखो, यहीं पर रख देते हैं 1/f मतलब माइनस का 1/20 रख देंगे और 1/v निकालना है। और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/60, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, माइनस का 1/20 प्लस का 1/60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। एलसीएम ले लो, कितना 60, देखो माइनस का 20 दिए 60 प्लस 60 एकम 60 बराबर 1/v। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/60 इक्वल टू 1/v, काटा 1/30 आ गया। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है। ठीक है, देखो बताया गया है प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, तो जो आवर्धन क्षमता दी गई है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, माइनस की होगी। तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, और दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब u दिया गया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और v बराबर कितना दिया गया है, तो v हमें निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है m बराबर माइनस का v अपॉन u। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है ना, और यहाँ पर माइनस v अपॉन माइनस का 10। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस कट जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 दिए 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यानी जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो बेटा हमने इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, इनको देख के आप बोर्ड पेपर देने जाइएगा, इस सभी को अच्छे से सॉल्व करिएगा, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।